नमस्कार। चुनाव राजस्थान में आपका स्वागत है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और 6 नवंबर तक तमाम उम्मीदवार अपने नामांकन भर सकेंगे। बैठकों का दौर भी इस वक्त चल रहा है। तमाम पार्टियां अब अपनी जीत का दावा अभी से करने लगी हैं। राजस्थान का चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर खड़ा है। लेकिन आज चुनाव राजस्थान में बात होगी 30 साल पुरानी या यूं कहें 30 साल से अब तक की सियासत पर। कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ आज बात करेंगे कौन सी पार्टी बीते 30 साल से चुनावी सियासी समीकरणों पर अपनी पकड़ बना पाई है और कैसे आगामी चुनावों में ये 3 दशक पुराने आंकड़े क्या बदले भी जा सकते हैं, कैसे बदले जाएंगे, पार्टियों को कितना जोर लगाना पड़ेगा, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताएंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ये वो सीटें हैं जहां 1993 के चुनावों से अब तक 6 में से 5 बार एक ही पार्टी को जीत मिलती रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन 19 सीटों की जहां बीजेपी ने साल 1993 से अब तक 5 बार कमल खिलाया है। सबसे पहले देखिए विराटनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 2008 के बाद से यहां पर हुए 3 चुनाव में एक बार कांग्रेस के खाते में जीत गई है। बाकी सभी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। 2008 में बीजेपी के फूलचंद भिंडा ने कांग्रेस के रामचंद्र को यहां से हराया था। 2008 के चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र पारीक ने यहां से जीत हासिल की थी। तो विराटनगर विधानसभा। उसके बाद आप देखिए जैतारण आती है। जैतारण में पुष्पेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी के सुरेंद्र गोयल ने यहां से 1990 में पहली बार जीत हासिल की थी। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से एक बार 1993 और 98 में जीत की हैट्रिक भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां से लगाई है। 2003 में भी सुरेंद्र गोयल ने जीत प्राप्त की थी। तो जैतारण हुई जहां से पुष्पेंद्र सिंह बीजेपी विधायक चुने गए। उसके बाद ब्यावर पे आ जाते हैं। ब्यावर भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। यहां कांग्रेस के पारसमल जैन चुनाव हारे थे। तो ब्यावर सीट बड़ी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। जैतारण बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई जिस पे बीजेपी को लगातार जीत मिलती रही है। ब्यावर में SC ST वोटरों की संख्या 3.5 लाख के करीब है और 2.5 लाख जाट मतदाता हैं या 2 लाख गुर्जर मतदाता हैं। और ये जो समीकरण है बीजेपी इसको ब्यावर में साधने में हर बार कामयाब रही है। आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि 1.5 लाख के करीब यहाँ ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक भी है। अजमेर उत्तर की तरफ आ जाते हैं। अजमेर उत्तर में बीजेपी के वासुदेव देवनानी विधायक हैं। ये सिंधी बाहुल्य सीट है। यहां से सिंधी प्रत्याशी जीतता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूती के साथ अपना कमल खिलाए हुए है। कांग्रेस गैर सिंधी उम्मीदवार को उतारती है लेकिन जीत यहां पर सिंधी उम्मीदवार को मिलती है और बीजेपी इस समीकरण को समझने में कामयाब रही है। 1998 में कांग्रेस के किशन मोटवानी अंतिम बार यहां से कांग्रेस के लिए चुनाव जीते थे। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को अजमेर उत्तर सीट से जीत मिलती रही है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर उत्तर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अजमेर उत्तर में किस तरह 98 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। उससे 2003 में अजमेर उत्तर में बीजेपी के वासुदेव देवनानी यहां के मौजूदा विधायक हैं। सिंधी बाहुल्य ये सीट है। सरदार शहर की तरफ बढ़ते हैं। सरदार शहर चुरू जिले में आता है। ये कांग्रेस की वो 7 सीटों की अब मैं बात कर रहा हूं जहां पर उनको मात नहीं मिल पाई है। लगभग 6 में से 5 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां जीत हासिल की है। सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद चीजें बदली लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रही है। भंवरलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरे के रूप में लगातार कांग्रेस से विधायक रहे थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र अनिल शर्मा यहां के विधायक बने। तो सरदार शहर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से मजबूत सीट है। अब राजस्थान में बीजेपी के जो मजबूत किले हैं जरा उनमें देखिए। 1993 से 5 बार यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। ब्यावर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान का मैप है और इस पर जो आप केसरिया रंग के डॉट्स आप देख रहे हैं ये दरअसल ज्योग्राफिकली वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में देखती है। चाहे वो मनोहर थाना हो या फिर सूरसागर हो या फिर एक लंबी लिस्ट है, प्रतापगढ़ हो, राजसमंद हो, आसिंद हो। आप मैप के जरिए देख रहे हैं। जालौर हो, जालौर भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से रही है। 5 बार यहां से जीत बीजेपी ने हासिल की है। 1993 से अब तक
रेवदर हो, चाहे उदयपुर ही क्यों ना हो, ये तमाम वो विधानसभाएं मैं आपको बता रहा हूं जहां जिसको हम बीजेपी का मजबूत किला कह सकते हैं। 1993 से प्रतापगढ़ में भी अब तक 5 बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। राजसमंद का जैसे मैंने नाम लिया, और राजसमंद के बाद, प्रतापगढ़ के बाद आसिंद एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के लिहाज से। आसिंद के बाद अगर आप देखें तो भीलवाड़ा है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी 5 बार, 6 में से 5 बार जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब रही है। तो विधानसभा चुनाव 2018 में भी मैं अपनी टीम को कहूंगा कि अब ग्राफिक्स आप लोग हटा सकते हैं यहाँ से, और स्क्रीन पर से ग्राफिक्स हटा करके अब ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स हम लोगों ने लेकिन चुनावी जो हम ग्राफिक्स आपके लिए बनवाए थे, जिसमें मैप के जरिए हम लोगों ने आपको बताया कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई है। अब आपको हमने 7 सीटें कांग्रेस की बताई जहां पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। हमने कुछ वो खबरें भी सीट आपको बताई जहां पर बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। अब चर्चा इस बात को लेकर के हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह बीजेपी और कांग्रेस अब क्या आने वाले समय में, आगामी चुनाव में क्या इन सियासी समीकरणों को बदल पाएंगे। हमारे साथ हमारे कुछ पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। चेतन राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं सबसे पहले श्याम सुंदर शर्मा आपके पास आ रहा हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक के नाते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंची होगी तो आपने जाना कि मैंने कुछ सीटों की बात करी सर, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी पकड़ बड़े मजबूत तरीके से बनाए हुए हैं बीते 3 दशकों में। अगर आप कुछ बता पाएं कि किस तरह ये दोनों पार्टियां अपनी पकड़ बनाने में यहां पर कामयाब हुई हैं, कैसे इनके प्रत्याशी लगातार कामयाब होते रहे हैं इन सीटों पर पकड़ बनाए रखने में। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है श्याम जी क्योंकि ओवरऑल जब राजस्थान को हम देखते हैं तो यहाँ ऑल्टरनेटिव जीत हार का सिलसिला चलता है, लेकिन इन सीटों पर पर्टिकुलरली कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना गढ़ बनाए हुए हैं। कैसे, इसके पीछे का क्या समीकरण है, क्या कैलकुलेशन है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए राहुल जी, निश्चित तौर पे आपने बताया कुछ परंपरागत सीटें हैं जो जीतती है बीजेपी। अगर 27 सीटें लगातार 3 बार जीतती आई हैं, जिसमें आपने भी जिक्र किया, बहुत सारे मैं भी देख रहा था कि उम्मीदवार बदल देते हैं, जीत होती रहती है। लेकिन ये बात सही है कि जातिगत आधार भी होता है वहां पर, और उस जाति का अगर खड़ा करते हैं, और कुछ दिखे का मुख्यमंत्री हो, जो मुख्यमंत्री रहता है तो अपने क्षेत्र का भला ज्यादा कर देता है। जैसे शिवचंद्र जी हुआ करते थे तो शिवचंद्र जी अपने क्षेत्र में रहते थे, जब तक रहे वो जीते। तो ये बात, कई चीजें हैं जो बातें निर्दलीय। एक 32 सीट ऐसी है जहां निर्दलीय जीतता आ रहा है। 3 बार देखिए, मैं देख रहा था कि अंजू धानका थी, फिर अंजू धानका 2 बार जीती, फिर लक्ष्मण मीणा है वो भी जीते, अब कांग्रेस के हो गए। अब हो सकता है 32 ये ले जाए। उससे पहले देखिएगा कि वहां से कन्हैया लाल मीणा थे, वो बीजेपी की लगातार जीते थे। अब देखिए वो बहुत सारा सिस्टम है। जब मैं अभी आप जो आप कह रहे थे कि देखिए, आप जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं लगातार 3 बार जीते, लेकिन उससे पहले वहां कांग्रेस हारी भी है। अब देखिए सुभाष महरिया यदि वहां पर आए और प्रेम सिंह बाजोर आ गए तो हो सकता है वो भाग्य बदल जाए, पता नहीं पड़ता। नहीं देखिए कब अशोक गहलोत भी चुनाव हारे हैं, राजेंद्र गहलोत से मेरे को याद है जब वो डीपीआर मंत्री बने थे, तो अशोक गहलोत भी कभी चुनाव हार भी जाते हैं। ऐसा नहीं, जीतने का भी सिलसिला होता है, लेकिन बड़े व्यक्ति को हराना बड़ा मुश्किल है। जैसे अब अशोक गहलोत को किसको खड़ा करोगे, तो वो जीतना। ज्ञानचंद पारक, आपने सही बात कहा। नहीं तो श्याम जी, इसमें जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जातिगत समीकरण का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें हो जाता है, क्यों? तो आप फिर मैं जैसे कांग्रेस की आपने झुंझुनू है, झुंझुनू में लगातार विजेंद्र ओला, चाहे भले जीतते, पहले देखिए 2008 की बात करें 9,316 वोट से जीते थे, फिर 18,412 से जीते, और जब देखिए 2018 में वो 40,000 फिर वापस से खड़े हो गए चौथी बार। वहां उनको हराने के लिए अब इनके पास देखिए निश्चित रूप से बीजेपी के पास अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता। बाड़मेर में मेवाराम जैन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेवाराम जैन को अब हराने के लिए कांग्रेस के लोग ही तैयार हो रहे हैं। कई बार हो रहा है कि देखिएगा कि बार बार बात आ रही थी, हेमाराम चौधरी कह रहे थे मेवाराम को टिकट दोगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, वो लड़ भी नहीं रहे। अब किस तरह की राजनीति अंदर से होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर इस बार अब आप देखिए, आप हिंदोले की बात कर रहे थे, प्रभुलाल सैनी जीते हैं वहां से, प्रभुलाल सैनी को वहां से ट्रांसफर करके अंता भेज दिया गया था देखिए। और अब देखिए अशोक चांदना 2 बार जीते। मेरे को लगता है कि अगर फिर से वापस से अगर इनके प्रभुलाल सैनी खड़े होते हैं, कड़ा मुकाबला होगा और जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि जीतेंगे नहीं।
भीलवाड़ा में विठल अवस्थी है, लगातार जीतते आए हैं। ठीक है श्याम जी। ओएसडी सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री के कि मैं चुनाव लड़ूं, जीतू नहीं जीतू पता नहीं, लेकिन वो लड़ सकते हैं। ब्यावर में देखिए कि ब्यावर में एक जातिगत समीकरण होता है। हाँ केसरी चंद देखिए, केसी हाँ चौधरी जीत के आए थे पहले, जब हाँ। ब्यावर में रावत बेल्ट नहीं हुआ तो था, इस समीकरण को श्याम जी कैसे भी तोड़ेगी कांग्रेस जरा, और कैसे भारतीय जनता पार्टी समीकरण को बनाए रखने में कामयाब रह पाएगी? जरा दोनों पैनलिस्ट भी हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के बने हुए हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अब चेतन राजपुरोहित आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ब्यावर सीट पर श्याम सुंदर जी से बात मेरी खत्म हुई है। तो ब्यावर जैसी तमाम और सीटें हैं, 20 ऐसी सीटों की सूची मेरे पास है जहां भारतीय जनता पार्टी 1993 से अब तक 5 बार चुनाव जीतती आई है। कांग्रेस इस बार कोशिश करेगी आपके गढ़ को भेदने की। क्या आपकी तैयारी है इन तमाम सीटों पर अपना वर्चस्व कायम रखने की? चुनाव हमेशा जनता जिताती है, और परिसीमन के बाद में, आप 93 से बात कर रहे हैं, परिसीमन के बाद में बहुत बदलाव आया है। और मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपने एक सूचना सही नहीं है आपकी, आपने पुष्पेंद्र सिंह जी का नाम लिया जैतारण विधानसभा में। वो पुष्पेंद्र सिंह जी बाली विधानसभा से, जैतारण से नहीं है। ठीक है, उसको ठीक कर बाली लेंगे। विधानसभा से पुष्पेंद्र सिंह जी है, जैतारण से वर्तमान में अविनाश जी गहलोत है, और वापस उन्हीं को पार्टी ने टिकट दिया। अब आता हूं मैं आंकड़ों पे। भारतीय जनता पार्टी के पास ए श्रेणी की जो सीटें हैं वो है 65, जो हमने 8 और 13 दोनों में जीती है। उसके बाद मैं आता हूँ बी श्रेणी। बी श्रेणी में हमारे पास 106 सीटें हैं, जो हमने 2008 और 13 में से एक बार जीती है। सी श्रेणी में हमारे पास 27 सीटें हैं, जो 8 और 13 दोनों में हम लोग हारे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो चुनाव एनालिसिस है या सीटों का जो एनालिसिस है, ये बदलता रहता है। वोट मार्जिन बदलता रहता है, हार जीत बदलती रहती है। इसमें एक फैक्टर नहीं, अनेक फैक्टर काम करते हैं। हाँ, एक जरूर है, बीजेपी की परंपरागत सीटें तो हमारे पास है ही। और आपको एक नई चीज बताता हूं मैं, 2003 में जब पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ा था, माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट की गई थी, उस समय कांग्रेस के पास एक कैटेगरी की 65 सीटें थी, जो बीजेपी ने कभी जीती नहीं थी राजस्थान बनने के बाद में। तो बीजेपी ने फोकस किया कि इन 65 सीटों को अपन कैसे जीत सकते हैं। उस पर मंथन किया, चिंतन किया और स्ट्रेटेजी बनाई, और उस समय हम 65 में से 45 सीटें हम जीत करके आए, और एक 120 तक के हम पहुंचे। उससे पहले बीजेपी 120 तक कभी नहीं पहुंची थी, बहुमत के नजदीक रहती थी, लेकिन पूरा बहुमत नहीं आ पाता था। तो ये स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने ठीक किया, और हारने वाली सीटों को जीतने में बदला हम लोगों ने, और उसमें हम कामयाबी भी रहे। अब आता हूं वर्तमान चुनाव पर। वर्तमान चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी ऐसी सीटें हैं, बहुत सी, जहां लगातार हम 3 चुनाव जीत रहे हैं और जीतते भी जा रहे हैं, चाहे कैंडिडेट बदले और चाहे नहीं बदले। क्योंकि वो परंपरागत सीटें, जैसे अब श्याम जी वैसा बता रहे थे कि कई चीजें अनुकूल होती है हर एक पार्टी के लिए, वो अनुकूल होती है। कुछ ऐसा होता है ठीक है, वर्तमान सरकार के कार्य, एक सेकंड, वर्तमान सरकार के कार्यकाल को भी जनता बिल्कुल बारीकी से देखती है। इसमें किसी को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि ये सीट तो हमारी, हम जीत जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक बात है, ठीक बड़ी मार्जिन वाली सीटें भी हार जाते हैं। इसलिए गहन चिंतन, विश्लेषण और इन सब कामों को करने के बाद में जनता पे आधारित चुनाव, जनता जनार्दन फैसला करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है चेतन जी, बहुत ठीक बात आपने कही, बहुत ठीक बात आपने कही कि किसी भी पार्टी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये सीट तो हमारी होगी। राजस्थान में 3 दशकों से चल रहे इस सियासी समीकरणों की और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस तरह इस बार दोनों प्रमुख दल इन समीकरणों को, इन आंकड़ों को बदल पाएंगे क्या। मैं पौरुष भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं। पौरुष जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 20 ऐसी सीटें हैं जिनमें वो पिछले 6 बार के चुनावों में 5 बार एटलीस्ट उसने जीत हासिल की है। पाली एक सीट है जहां 6 के 6 बार बीजेपी जीती है। 7 सीटें, मेरे जो टीम की रिसर्च है वो कहती है 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस भी अपना गढ़ बनाए हुए है। 1993 से अब तक 5 बार आपने जीत हासिल की है। लेकिन बीजेपी के किलों को भेदे बिना किस तरह राजस्थान के 2023 के चुनाव में आप लोग अपनी जीत पुख्ता कर पाएंगे, ये एक सवाल फिर बना रहेगा। तो जरा बताइए कि क्या आपके पास स्ट्रैटेजी है, किस चीज पर आप लोग काम कर रहे हैं बीजेपी के किलों को भेदने के लिए इस बार? देखिए राहुल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मैं बड़े भाई चेतन राजपुरोहित जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और सहमति व्यक्त करता हूँ कि सीटें जो भले इत्तेफाक रहा हो, या बहुत सारे कारण होते हैं कि जो सीटें लगातार पार्टी कोई सी भी जीतती आई है, परंतु किसी भी पार्टी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को, ये मुगालता नहीं पालना चाहिए कि भाई ये सीटें परमानेंट हमारी होगी। देखिए, जो सीटें जो लगातार जीती जाती है उसमें कई फैक्टर होते हैं। उसमें प्रत्याशी वाला फैक्टर होता है कि जैसे कुछ नामी चेहरे होते हैं और वे अपनी जनता के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित होता है, और वो उन्होंने अपने आप में एक राजनीति में एक
मिसाल कायम की होती है। तो देखिए वो फिर चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार पार्टियां आवेश में आकर के उनका टिकट तक काट देती है, परंतु वे लोग निर्दलीय भी चुनाव जीत करके आ जाते हैं। और लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा आपसे कि कुछ गढ़ जो होते हैं पार्टी के परंपरागत गढ़ होते हैं, इसके अलावा जाति के समीकरण भी कई और फैक्टर काम करते हैं कि पार्टी सोचती है भाई सीट हमारी, लेकिन जब वहां पे प्रत्याशी चेंज हो जाता है, बाई चांस पार्टी उसको सीट को अपनी मानती हुई दूसरे कास्ट के प्रत्याशी को देती है, तो वो वहां पे हार जाता है। देखिए रही बात आपने बात करी कि भाई 1993 के चुनाव से, तो मैं आपको इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि परिसीमन के बाद जो 2008 में पहला चुनाव हुआ, तो अधिकतर सीटें जो है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, तमाम मीडिया चैनल्स पे अखबार में भी इस तरह की खबरें आती है। देखिए समीकरण जो है परिसीमन के बाद बहुत हद तक बदल चुके हैं समीकरण। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों को जो आप लोग जो काउंटिंग करते हैं वो 2008 से करनी चाहिए, क्योंकि सीटों के नाम वही हैं। परंतु जैसे मैं हवामहल विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो हवामहल विधानसभा क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि भाई शुरू से परंपरागत तौर पर देखा जाए तो भाजपा जीती, परंतु जब हवामहल विधानसभा क्षेत्र का जब परिसीमन के बाद गठन हुआ, तो देखिए पुराने हवामहल का सिर्फ इसमें 20% इलाका आया, पुराने किशनपोल का इसमें 20% हिस्सा आया और 60% हिस्सा इसमें पुराने जयपुर ग्रामीण का आया। तो अगर अपन इसकी वर्तमान हवामहल की तुलना यदि हम पुराने वाले हवामहल से करते हैं, तो तुलना कहीं पे भी लाजमी नहीं है। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जो भाजपा द्वारा जो लगातार सीटें जीती गई, निश्चित तौर पे हमने हमारा विश्लेषण किया। देखिए आप पिछला चुनाव जो हम लोग 2013 वाला हारे, उसमें एक सीधी सी बात थी कि पूरे देश में मोदी लहर थी और इन लोगों के द्वारा एक खुद की पार्टी से आगे हट करके कुछ निजी जो अन्ना आंदोलन जैसे और जो एक ऐसे आंदोलन थे जिसमें छद्मवेश में पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकतें लगी हुई थी, क्योंकि इनके पास खुद के पास कोई चेहरा नहीं था। और इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे को बदनाम करने का कार्य किया, और हमारी जब बाद में इनकी सरकार आ गई तो हमारी पार्टी लगाए आरोप भी लोग साबित नहीं कर पाए। तो उसमें जो वातावरण में जो जीते ये लोग, वो मोदी लहर जो थी वो आपको सबको पता है। परंतु देखिए आप यदि विश्लेषण करेंगे 2008 के बाद हुए चुनाव का, तो अधिकतर सीटें जो है, ठीक है पौरुष जी, परंतु पिछले उसकी बात की जाए तो देखिए हमारी पार्टी के द्वारा बहुत सटीक रणनीति बनाई जा रही है। हमारी पार्टी के द्वारा जो लगातार हमारी सरकार के द्वारा जनहितैषी कार्य किए गए, उनको जो जनता तक पहुंचाने वाली बात है, तो उसी कड़ी के अंदर हमने हमारे संगठनात्मक ढांचे में इस बार परिवर्तन किया है। पहले हमारे यहाँ पे जो थी एक ब्लॉक अध्यक्ष जो होता था, वो पहले एक विधानसभा का एक होता था, उसको हमने दो कर दिया। उसके बाद देखिए आपकी 11 मंडल अध्यक्ष पर विधानसभा क्षेत्र में हमारे द्वारा बनाया गया। पहली बार जो है बूथ कमेटियों का गठन हमारे द्वारा किया गया है। हर बूथ पे हमारे द्वारा 11 जो मेंबर्स है उनकी कार्यकारिणी बनाई गई। तो हमारे द्वारा जो पहुंच है वो बूथ तक पहुंचने का प्रयास किया गया, जो कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता जो हैं, आप ही लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी का, यूं भी कहा जा सकता है कि योजनाओं को प्रचार प्रसार तो करेंगे, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से भी आप लोग नीचे तक जा रहे हैं, विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बूथ पे ज्यादा कार्यकर्ता रहें। और जिस तरह आपने बताया कि मंडल से लेकर के और तमाम इकाइयों में ज्यादा कार्यकर्ता आप लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के किलों को इस बार भेदा जा सके और अपने किलों को बचाया जा सके। लेकिन श्याम सुंदर जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज इस डिस्कशन से निकल करके अब तक आई है कि परिसीमन के बाद बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी चीजें बदली हैं। जिस तरह पौरुष जी ने सवाल खड़ा किया कि भाई परिसीमन के बाद से अगर आप तुलना करें तब और ज्यादा बेहतर कुछ हम निकाल सकते हैं इस डिस्कशन से, तो परिसीमन के बाद चीजें जरूर बदली हैं। क्या आपको लगता है कि बीते 2-3 चुनावों में आपका क्या कहना है, क्या आपका आकलन है, क्या आपका विश्लेषण है कि 2023 में वो कौन सी ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, या फिर एक बड़ा फेरबदल हो सकता है? जिस तरह अभी हमने देखा अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया, नीदरलैंड ने हरा दिया बड़ी बड़ी टीमों को, तो कुछ ऐसी सीटें भी होंगी जहां पर कांग्रेस को यकीन होगा कि हम तो जीतेंगे, कुछ ऐसी भी हैं जहां बीजेपी को यकीन है। कहां बड़ा बदलाव, कहां बड़ा खेल हो सकता है इस बार, श्याम जी? देखिए राहुल जी, बीजेपी ने देखिए 2018 से सबक सीखा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के दोनों थे 2018 में, लेकिन उन्होंने जो रणनीति तय की है इस बार, जो सांसदों को उतार करके या कांग्रेस से ला करके जो खड़े करने की बात आ रही है, जैसे कि आप नागौर में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी, तो आप ज्योति मिर्जा को ला करके एक नया, वहां पर उनके दादा रहे पुराने टाइम में, तो निश्चित रूप से एक नया चीज आएगी। और फिर देखिएगा रिचपाल मिर्जा ने तो साफ तरीके से कह ही दिया कि मेरी बेटी खड़ी हो रही है तो मुझे कांग्रेस आड़े नहीं आएगी, तो नागौर से निकाल सकते हैं। हबीबुर रहमान जो देखिए कांग्रेस के हुआ करते थे, बीजेपी वाले उनको लिया है, चुनाव लड़ा के जीत गए। तो स्ट्रेटेजी के तहत जो चेंज किया है, देखिएगा जयपुर की राजकुमारी को लाए तो है, अब विद्याधर नगर में अब ज्योति खंडेलवाल को कहां से उतारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे जो खेल हो रहे हैं, जो कि जीजा जी को आप ले गए और फिर उस साली जी को कांग्रेस वाले ले गए धौलपुर में। अब धौलपुर में कौन जीतेगा, मुझे बहुत सारी चीजें बहुत होती है। देखिए प्रद्युम्न सिंह जी और वसुंधरा जी के संबंध बहुत अच्छे रहे। वसुंधरा जी के एक बार धौलपुर जिले में भी जीती हैं जब वो जहां से, लेकिन वहां से उन्होंने जैसे ही झालावाड़ से जब सांसद बनी और उसके बाद उन्होंने देखा मेरा झालरा पटन ठीक ठाक है, तो लगातार जीतती आई हैं। और पुराने संबंध निश्चित रूप से देखिए माधवराव सिंधिया और
हमारे मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी संबंध रहे, तो कई बार बहुत ठीक हल्के है। उम्मीदवार भी दिए ठीक गए है श्याम वसुंधरा जी। जी को कि जीत के आनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें मैंने देखा, और मैं देखिए आप जो मैं भी लेके बैठा हुआ था, जो 27 सीटें हैं जो लगातार 3 बार जीते हैं। और अजमेर की बात करें, अजमेर पूरब, और पहले तो पूरब और ठीक है। वो होता था, पश्चिम होते थे। श्याम जी, तो आपने देखिए आपने आपने कैलाश काफी मेघवाल सटीक, भी हमारे अजमेर से जीत चुके हैं पहले। जी आपने और आपने उसके काफी बाद सटीक देखिएगा बातें ललित, बताई हैं, लेकिन मैं एक बार, अब क्योंकि वाइंड अप करने का मुझे कमांड आ रहा है मेरी टीम की तरफ से, मैं एक बार डॉक्टर चेतन राजपुरोहित के पास जाना चाह रहा हूं। चेतन जी, कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, इलेक्शन कमेटी की बैठक इन लोग की खत्म हो चुकी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, और अब बहुत जल्दी इन लोग की उम्मीदवार की जो अंतिम सूची है वो भी आ जाएगी। मुझे आप अपने वाइंड अप कमेंट में ज़रा बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो अब बचे हुए उम्मीदवार हैं और जिनकी सूची आ चुकी है, क्या अब आप लोगों की पूरी रणनीति है और किस आधार पर अब आप लोग जो है, क्योंकि जो भी करना है बहुत जल्दी से करना है, समय हमारे पास डिबेट में भी कम है और चुनाव में भी कम है, तो ज़रा बताइए कि किस रणनीति पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने वाली है। सबसे पहले तो हमारे पौरुष जी मित्र अभी कह रहे थे, कांग्रेस कभी क्या हकीकत को नहीं जानती है, हकीकत को नहीं जानती, इसलिए 21 सीटों पे हर 21 सीटें मिलती है राजस्थान में इनको, क्योंकि सच्चाई पे नहीं चलते, हकीकत पे नहीं चलते, जमीनी या धरातल पे जो हकीकत है उसका ये विश्लेषण नहीं करते और अपने आप की कमी को ढूंढने का ये प्रयास नहीं करते, इसीलिए कांग्रेस की हालत हो रही। पहली बात। दूसरी बात, टीवी पे बैठ के किसी भी राजनीतिक दल को अपनी स्ट्रेटेजी ना तो उजागर करनी चाहिए और ना करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा समय बदलता रहता है, सीटें बदलती है, बिल्कुल सच्चाई है। हम उन सीटों पे, दोनों सीटों पे ध्यान रख रहे हैं, हारने वाली पे, और हम जीत रहे हैं उस पे भी। कहीं ऐसा नहीं होगा हमारा ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं हमें नुकसान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीनी धरातल को देख करके तय करती है कि वर्तमान में हमारे को क्या करना चाहिए, राजस्थान की जनता की सेवा के लिए बेहतर काम क्या हो सकता है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है। ये लोग सपनों पे जाते हैं, ये लोग गारंटियों पे जाते हैं। गारंटी देवे अशोक गहलोत साहब कि राजस्थान को भय मुक्त बनाएंगे, राजस्थान को महिला अत्याचार से मुक्त बनाएंगे। ठीक है डॉक्टर राजपुरोहित, आपने बताया कि हर गांव में मकान देंगे, राजस्थान में हर घर में नल देंगे, गारंटी लेवे ना, ये गारंटी ये नहीं लेते हैं, ये गारंटी देते हैं सपनों की, और सपनों के सौदागर बन करके ये लोग राजस्थान की जनता का वोट लूटने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस हारती है, नहीं तो अशोक गहलोत साहब को कैसे कभी हो सकता है 21 सीटें मिले कांग्रेस को। ठीक है राजपुरोहित जी, मैं उम्मीद, ईमानदारी से एक मिनट, क्योंकि ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी विश्लेषण करती ही नहीं है। विश्लेषण करती तो कांग्रेस 21 सीटों पे बहुत जरूरी है विश्लेषण करना, बहुत जरूरी है। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कांग्रेस इस चीज को सुन रही होगी, और अगर वो लोग विश्लेषण नहीं कर रहे हैं तो पौरुष भारद्वाज यकीनन अपनी पार्टी तक पहुंचाएंगे। पौरुष जी, मैं आपका जवाब लेना चाह रहा था लेकिन आज समय हमारे पास इतना ही है। तीनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं मैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपका शुक्रिया, श्याम सुंदर जी आपका शुक्रिया, पौरुष भारद्वाज आपका भी शुक्रिया। आज चुनाव राजस्थान में हमने ग्राफिक्स और अपनी रिसर्च के जरिए आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि किस तरीके से बीते 3 दशक के अंदर राजस्थान की कई प्रमुख सीटों पर सियासी समीकरण बने और बिगड़े हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कुछ बनेगा, क्या कुछ बिगड़ेगा, किसके दावे सच साबित होंगे, किसके दावे हवाई साबित होंगे, ये कुछ आने वाले वक्त में पता पड़ेगा। लगातार हम लोग चुनावी चर्चा चुनावी राजस्थान में करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।